हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा एंड आपको समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस वगैरह के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। 4 सिविलाइजेशंस हमारी आई थी इस ब्रॉन्ज एज में: हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, चाइनीज़ एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। हमें इस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमने देखा कहाँ से आई, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ था। फिर उसके हमने सोर्सेज पढ़ने स्टार्ट किए थे कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है। फिर हमने धोलावीरा के बारे में पढ़ा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेजर सोर्सेज पढ़े थे, जिसमें हमने ग्रेट बाथ के बारे में देखा, सीटाडेल के बारे में हमने लास्टली देखा था। इसके बाद आज हमें स्टार्ट करना है सील से। ठीक है, ये सोर्सेज चल रहे हैं कि हमें इन सब के बारे में, किन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो अब हम सील से देखते हैं। सील्स मिली थी हमें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को क्या मिली है, सील्स मिली थी। तो उनसे हमें क्या पता पड़ता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए लेक्चर को और लेट्स स्टार्ट। द सील्स यूज बाई दी हड़प्पन्स शो देयर आर्टिस्टिक स्किल्स। जो हड़प्पन्स यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे, उन लोगों ने जो सील्स यूज़ करी थी, उन्हें देखकर उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स देखने को हमें मिलती हैं कि वो कितने आर्टिस्ट टाइप के लोग थे, उन्हें कितने अच्छे से कलाकारी आती थी। अबाउट 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड। जो भी एक्सकेवेशंस होती हैं, जो भी खुदाई होती है, जो भी खोज होती है, उसमें अबाउट 2000 सील्स डिस्कवर करी जा चुकी हैं। Of these, a great majority comprise short inscriptions with pictures of the one-horned bull, buffalo, tiger, goat, elephant and rhinoceros. ये जो 2000 सील्स मिली हैं, इनमें से मेजॉरिटी सील्स में शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और उसमें कुछ पिक्चर्स हैं। किन एनिमल्स की पिक्चर्स हैं? वन हॉर्न बुल की, बफेलो, टाइगर, गॉट, एलिफेंट एंड राइनोसोरस। इन सब की क्या है, उन पर सील्स पर पिक्चर है और कुछ ना कुछ उस पर लिखा हुआ है। मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सील्स कंप्राइज टेराकोटा, स्टेटाइट, एगेट एटसेट्रा। जो मटेरियल इन सील्स में यूज़ किया जाता था, किस टाइप का मटेरियल यूज़ करते थे? टेराकोटा, स्टेटाइट, अगेट एटसेट्रा। इस टाइप का मटेरियल वो सील बनाने में यूज़ करते थे। उनकी शेप कैसी होती थी? मोस्ट ऑफ दी सील्स आर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बट सम ऑफ देम आर सर्कुलर इन शेप। यानी कि सर्कुलर, रेक्टेंगल और स्क्वायर भी देखी गई थी शेप्स। रेक्टेंगल और स्क्वायर ज़्यादा थी, लेकिन कुछ सर्कुलर भी थी। हड़प्पन सील्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्क्रिप्ट, ट्रेड, रिलीजन एंड बिलीव्स ऑफ द हड़प्पन्स। हड़प्पन सील्स देखकर, उनकी थोड़ी सी रिसर्चेस करके, उन सील से हड़प्पन्स की स्क्रिप्ट कैसी थी, यानी कि वो लिखते कैसे थे, ट्रेड, व्यापार, धर्म के बारे में और उनकी क्या मान्यताएं थी, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। जैसे सील्स ऑफ पशुपति। पशुपति यानी कि शिवजी को बोलते हैं पशुपति। तो पशुपति की सील्स मिली हैं दैट शोज दैट पीपल बिलीव्ड इन शिवा। जो हमें ये दिखाती हैं कि लोग जो थे वो शिवा में बिलीव करते थे, भगवान जी में विश्वास रखते थे, शिव जी में विश्वास रखते थे। It is shown as a three-faced deity wearing a buffalo horned headdress, seated cross-legged on a throne and surrounded by an elephant, tiger, buffalo and a rhinoceros with 2 deer at his feet. क्या उस सील में क्या दिखाया है? 3-faced deity हैं, यानी कि देवता हैं जिनके 3 फेस दिखाए गए हैं। उन्होंने बफेलो हॉर्न का हेड ड्रेस पहना हुआ है, यानी कि मुकुट जो पहना हुआ है बफेलो हॉर्न का पहना हुआ है। क्रॉस लेग्ड बैठे हैं, ठीक है, और एक थ्रोन पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। और उनके चारों तरफ एक एलिफेंट है, एक टाइगर है, एक बफेलो है, एक राइनोसोरस है। और उनके जो, जैसे वो क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं सिंहासन पर, तो उनके पैरों पर को क्या है? 2 हिरण हैं। तो इस तरीके से वो सील में देखा गया है। दिस डाइटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज पशुपति महादेव। तो ये जो देवता देखे गए हैं, ये किन के रूप में पहचाने गए हैं? पशुपति महादेव के रूप में पहचाने गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो धर्म में भी विश्वास रखते थे। ठीक। द यूनिकॉर्न सील, अब एक मिली है यूनिकॉर्न वाली सील, विच शोज देयर मिथिकल बिलीव्स। उनके मिथिकल बिलीव्स के बारे में उन्हें हमें पता चलता है कि वो उनकी मान्यताएं कैसी थी। सील्स बियर सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट विच हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड। ठीक है, सील्स में कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है कुछ, जिसे डेसिफर्ड यानी कि डी कोड अभी तक नहीं किया गया है। कोई भी नहीं पता लगा पाया है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अभी नहीं पता चला है। देखिए, आपको यहाँ पर पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील दिखाई हुई है। यहाँ पर पशुपति सील में आप ध्यान से देखेंगे तो एक देवता बैठे हुए हैं क्रॉस लेग करके, ठीक, नीचे 2 हिरण हैं और इन्होंने, देखिए, वो मुकुट पहना हुआ है 3 हॉर्न्स वाला। फिर यहाँ पर हाथी और जो आपका बफेलो है ना,
टाइगर, राइनोसोरस, एलिफेंट, ये सब यहाँ पर आसपास बने हुए हैं। ये थी पशुपति सील, ये है आपकी यूनिकॉर्न सील। ये कोड लैंग्वेज में इनकी में कुछ लिखा हुआ है जिसे पता नहीं लगाया गया, और ये यूनिकॉर्न यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा है। सील्स वर प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी कि व्यापार के पर्पस के लिए ये सील्स प्रोड्यूस करी गई थी। द सील्स वर यूज्ड बाय द ट्रेडर्स टू स्टैम्प देयर गुड्स, सील्स का यूज़ किया गया था। कौन यूज़ करते थे? व्यापारी यूज़ करते थे अपने सामान पर अपनी मोहर लगाने के लिए। जैसे आज साइन करे जाते हैं ना, तो वो लोग पहले सील यूज़ करते थे अपना स्टैंप लगाने के लिए अपने गुड्स पर, अपने सामान पर। आफ्टर अ बैग विद गुड्स वॉज टाइड, मान लीजिए एक बैग लिया, उसमें कुछ सामान उन्होंने भर दिया और टाई कर दिया, उन्होंने उस सामान को बांध दिया। अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट, जो गांठ लगाई जाती थी उस नॉट पर एक गीली क्ले की लेयर लगाई जाती थी। गीली क्ले की लेयर लगाई और सील उस पर लगा दी जाती थी। जो सील लगा देंगे गीली लेयर पर तो क्या होगा, उस सील की छाप रह जाती थी वहां पर, है ना, इंप्रेशन रह जाता था। इफ द बैग रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन विद इट्स सील इंटैक्ट, अगर जो बैग है जिस पर सील लगा दी गई है वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, यानी कि जहां उस बैग को पहुंचाना था वहां पहुंच जाती है विद इट्स सील इंटैक्ट, यानी कि उसकी सील बिना टूटे, दैट मीन्स इट इंडिकेटेड दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद, यानी कि उससे कोई टेम्परेशन नहीं किया गया है, कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। किससे? उस बैग में जो सामान रखा हुआ है उससे। इट ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर और द ओनर, सबकी सील्स अलग अलग होती थी, ठीक। तो सब जैसे सबके साइंस अलग होते हैं ऐसी सबकी सील अलग होती थी। तो ये भी बताते थे, उन सील से ये भी पता चलता था कि इसका मालिक कौन है या भेजा किसने है। दी सील्स वर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स, बहुत सारे एरियाज में मिली है। दिस इंडिकेट्स दैट दी हड़प्पन ट्रेड हैड स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, अलग अलग हड़प्पन एरिया में बहुत अलग अलग जगह पर मिली है। तो ये हमें पता चलता है कि हड़प्पन ट्रेड जो था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रोबेबली सील्स वर ऑल्सो यूज्ड एज एम्यूलेट्स कैरिड ऑन दी पर्सन ऑफ देयर ओनर्स एज मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड्स। प्रोबेबली यानी कि ज़्यादातर सील्स को एम्यूलेट्स के जैसे भी यूज़ किया जाता था, जो लोग अपने साथ लेकर चलते थे ऑन दी पर्सन्स ऑफ देयर ऑनर्स। तो ये एम्यूलेट्स जो थे ना वो ऑनर के लोगों पर, यानी कि और जो मालिक होता था उनके चेलों पर लगाया जाता था, जैसे आजकल आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं उस रूप में, ठीक। तो ये सील्स के बारे में हमें पता चलता है। फिर एक मिला था बियर्डेड मैन, इस तरीके से, ठीक है, बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बियर्डेड मैन भी वहाँ पर मिला है, कहाँ पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज के दौरान। बियर्डेड मैन में क्या है? द स्टोन स्कल्पचर ऑफ अ मैन, ये पत्थर का बना हुआ एक मूर्ति है, ठीक, विद अ बियर्ड, जिसकी दाढ़ी है, वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो, हड़प्पा में एक जगह थी मोहनजोदारो, वहाँ से ये मूर्ति मिली है। द स्टैचू हैज़ अ शॉल वॉर्न ओवर द लेफ्ट शोल्डर, इस स्टैचू ने एक, ये देख रहे हैं ना ये डिज़ाइन से बना होता है, ये शॉल है इसका जो लेफ्ट शोल्डर पर उसने ओढ़ा हुआ है। एंड आईज आर हाफ क्लोज्ड, और इसकी आईज देख रहे हैं ना हाफ क्लोज्ड है, एज इफ इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ऐसा लग रहा है कि वो मेडिटेशन कर रहा होगा, ध्यान मग्न होगा। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दिस इज द स्टैचू ऑफ अ योगी और प्राइस्ट, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये जो स्टैचू है किसी योगी का या किसी पुजारी का है। दिस स्कल्पचर इज ऑफ हाई आर्टिस्टिक वैल्यू एंड पॉइंट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन हु कुड मेक ब्यूटीफुल 3 डायमेंशनल फिगर्स। ये जो मूर्ति है इसमें बहुत ज़्यादा कलाकारी देखी गई है, और इस वैल्यू, इस आर्टिस्ट्री को देखते हुए ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी बहुत स्किल्ड आर्टिसंस थे, यानी कि बहुत ऐसे मूर्तिकार थे जो जिनमें बहुत ज़्यादा कौशल था, और वो क्या बना सकते थे? ब्यूटीफुल 3D फिगर्स बना सकते थे, मूर्तियाँ भी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ वो लोग बना सकते थे, ये हमें पता चलता है। अब बियर्डेड मैन के बाद मिलती है वहाँ पर डांसिंग गर्ल, ठीक, इस पोजीशन में ये स्टैचू मिलता है। द ब्रॉन्ज स्टैचू, ये ब्रॉन्ज का स्टैचू था, जो बियर्डेड मैन था वो स्टोन का स्टैचू था, ये ब्रॉन्ज का स्टैचू है, एक डांसिंग गर्ल का है। कहाँ पर मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। इट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ आर्ट, मास्टर पीस है ये आर्ट का, एंड इट शोज़ अ हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इन दी आर्ट और आर्ट ऑफ स्कल्पचर। और इसे देखकर पता चलता है कि आर्ट ऑफ स्कल्पचर यानी कि मूर्ति की जो कला होती है, मूर्ति बनाने की जो कला होती है, उसमें हाई डिग्री डेवलपमेंट हो गया था उनका। फिगरीन शोज विगर, वेराइटी एंड इंजेन्युइटी, इस फिगर में अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, इंजेन्युइटी देखने को मिलती है। द राइट आर्म ऑफ द डांसिंग गर्ल, इस गर्ल का जो राइट आर्म है इट रेस्ट ऑन द हिप,
हिप पर है इसके। लेफ्ट आर्म इज हैवीली बेंगल्ड, ये देख रहे हैं ना, ये बैंगल्स हैं जो लेफ्ट आर्म में बहुत सारी हैवी बैंगल्स पहनी हुई हैं। इट होल्ड्स अ स्मॉल बाउल अगेंस्ट लेफ्ट लेग, और लेफ्ट लेग पर इसका एक छोटा सा इसके हाथ में क्या है, बाउल है। तो ये डांसिंग गर्ल देखी गई है, कहाँ मिली है, मोहनजोदारो में। फिर नेक्स्ट मिलता है डॉकयार्ड, ठीक है, बंदरगाह जिसे बोलते हैं, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड वॉज डिस्कवर्ड एट लोथल इन गुजरात, गुजरात में लोथल एक जगह है, वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड देखा गया है। दिस डॉकयार्ड इज बिलीव टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉकयार्ड्स इन द वर्ल्ड, और ये डॉकयार्ड ये माना जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी पुराने डॉकयार्ड्स हैं उसमें से एक है ये। इट वॉज सराउंडेड बाय अ मासिव ब्रिक वॉल, जैसे ये रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड है, ठीक, इसमें बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार लगी हुई हैं ब्रिक की, किसकी, ब्रिक की लगी हुई है, ईंट की लगी हुई है। प्रोबेबली ये माना जाता है कि एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स, क्योंकि डॉकयार्ड्स जो होते हैं आपके नदी के किनारे ही होते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे होते हैं, तो फ्लड से बचने के लिए ये डॉकयार्ड के चारों तरफ ब्रिक की वॉल्स बनाई गई थी, ऊंची ऊंची। डॉकयार्ड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स का ये डॉकयार्ड बना हुआ था। वॉज कनेक्टेड बाय चैनल्स टू द गुल्फ ऑफ कम्बे, कुछ चैनल से जुड़ा हुआ था गुल्फ ऑफ कैम्बे तक। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द रिमेन्स ऑफ स्टोन एंकर्स, मरीन शेल्स एंड सील्स विच कैन बी ट्रेस टू द पर्शियन गल्फ। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने और क्या मिला है, स्टोन एंकर्स मिले हैं, स्टोन के एंकर्स यानी कि जिससे नाव वगैरह को अटकाया जाता था। मरीन शेल्स मिली हैं, सील्स मिली हैं, कहाँ तक मिली हैं, पर्शियन गल्फ तक मिली हैं, ठीक है, यानी कि ये इससे हमें पता चलता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। दीज अलॉन्ग विद अ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड एज अ वेयर हाउस, ये सब चीज़ें मिली हैं। फिर एक स्ट्रक्चर मिला है जिसे वेयर हाउस माना गया है। स्ट्रांगली सजेस्ट दैट, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं लोथल वॉज अ पोर्ट विद अ डॉकयार्ड, लोथल एक पोर्ट था और उसमें एक डॉकयार्ड था, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग द टाउन प्लानर्स हियर हैड स्टडीड tides in detail to be able to leverage connecting rivers at high tide for ships to come into the port. हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो टाउन प्लानर्स थे, यानी कि जो टाउन बनाने वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पर टाइड्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया है, जो लहर आती है यहाँ समुद्र में, उनको बहुत डिटेल में स्टडी किया है, ताकि जो कनेक्टिंग रिवर्स हैं, अगर हाई टाइड आता है शिप्स के लिए तो उन्हें कैसे उन्हें रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, उस चीज़ को ये क्या करा उन्होंने, इस तरीके से बनाया। डॉकयार्ड इज मोस्ट साइंटिफिकली डिजाइन टू विदस्टैंड द फ्लो ऑफ वाटर एंड इट्स करंट, डॉकयार्ड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि जो वाटर का फ्लो है, तेज़ फ्लो या फ्लड आ जाता है तो उससे बचाया जा सके और उसके करंट से विदस्टैंड यानी कि वो खड़ा रह सके, डॉकयार्ड कुछ दिक्कत ना हो। इट ऑल्सो हैड अ वाटर लॉकिंग टू कीप द वाटर इन, डॉकयार्ड में वाटर लॉकिंग भी था ताकि पानी को रोक लिया जाए, ठीक। इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट दैट अ कोस्टल रोड एग्जिस्टेड लिंकिंग लोथल एंड धोलावीरा टू सुतका गेंडोर ऑन द मकरन कोस्ट, ये भी सजेस्ट किया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि एक कोस्टल रूट भी था जो लोथल और धोलावीरा को जोड़ता था। लोथल और धोलावीरा को कहाँ से जोड़ता था, मकरन कोस्ट पे सुतका गेंडोर जगह थी, लोथल और धोलावीरा को वो कोस्टल रूट क्या करता था, ज्वाइन करता था, ठीक। ये देखिए, ये है लोथल डॉकयार्ड, ये देख रहे हैं ना, ब्रिक वॉल्स बनी हुई हैं ताकि इस डॉकयार्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी फ्लड से। लोथल वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज यूज फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड, लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, ट्रेडिंग यानी कि जिससे व्यापार होता था और वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करी जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और इसका यूज़ किया जाता था ओवरसीज ट्रेड के लिए, यानी कि विदेशों में सामान पहुँचाने के लिए और लाने के लिए। डॉकयार्ड प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंडिकेट्स दी एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जब ओवरसीज ट्रेड किया जा रहा है तो यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड था। टेस्टिफाइज द हाइड्रोलिक नॉलेज, हाइड्रोलिक नॉलेज यानी कि उन्हें पानी की नॉलेज थी, एज द बोट्स कुड डॉक एट लोथल, क्योंकि इन्हें कैसे पता चलता है कि उनके पास हाइड्रोलिक नॉलेज थी, पानी की नॉलेज थी, क्योंकि वहाँ पर बोट्स को लोथल पर डॉक किया जा सकता था, यानी कि रोका जा सकता था, इसीलिए उन्हें पता चलता है। तो ये डॉकयार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका स्क्रिप्ट, क्या, स्क्रिप्ट लास्ट सोर्स है, फिर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। लेटर्स ऑन एंशिएंट साइन बोर्ड शोइंग हड़प्पन स्क्रिप्ट, उनका जो साइन बोर्ड था उस पर ये कुछ लेटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट है उनकी। हड़प्पन्स यूज्ड अ स्क्रिप्ट विच इज़ रिगार्डेड एज पिक्टोग्राफिक, उनकी जो स्क्रिप्ट थी ना वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू वो बात करते थे। देख रहे हैं ड्राइंग्स बनी हुई हैं,
सिंस इट्स साइन, इसके साइंस में क्या क्या था, जैसे बर्ड्स, फिश और बहुत सारी ह्यूमन फॉर्म्स की वेराइटीज़ बनी रहती थी. नंबर ऑफ साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट इज नोन टू बी बिटवीन 375 एंड 400. ये जो हरप्पन स्क्रिप्ट के साइंस थे ना, वो लगभग 375 से 400 के बीच में थे. जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं ना, इस तरीके से. स्क्रिप्ट इज़ फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन अ नंबर ऑफ सील्स. ये जो स्क्रिप्ट थी ना, बहुत सारी सील्स पर भी थी, कॉपर टूल्स पर भी थी, जो जार के रिम्स होते हैं यानी कि ढक्कन जो होते हैं उन पर थी, कॉपर पर, टेराकोटा टैबलेट्स पर, ज्वेलरी पर, या दूसरे जो इनके एंशियंट साइन बोर्ड थे उन पर ये साइंस बने रहते थे. ठीक है. हाँ, स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हरप्पन्स. इस स्क्रिप्ट को देखकर हरप्पन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. द स्क्रिप्ट यूज बाय हरप्पन्स वॉज नॉट अल्फ़ाबेटिकल. उनके अल्फ़ाबेट्स थे ही नहीं. ठीक है, उनके पास साइन थे, वो साइंस का ही यूज़ करते थे. अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट उनकी नहीं थी. स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. उनकी स्क्रिप्ट जो थी ना, हम तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे. एज इज एविडेंट फ्रॉम अ सील विच शोज वाइडर स्पेस ऑन द राइट देन द लेफ्ट. क्योंकि एक सील मिली है जहाँ पर राइट में ज़्यादा स्पेस है और लेफ्ट में कम है, इंडिकेटिंग दैट द एनग्रेवर माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम राइट. इससे हमें ये भी पता चलता है जो एनग्रेवर था, जिसने एनग्रेविंग करी थी, उसने राइट से स्टार्ट किया और जब उसे स्पेस कम पड़ गया तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंच गया. यानी कि उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, राइट टू लेफ्ट थी. जैसे हम लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, उनकी क्या थी, लेफ्ट टू राइट थी. अवेलेबिलिटी ऑफ दिस स्क्रिप्ट ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंडिकेट दैट प्रोबेबली मैनी पीपल वर लिटरेट. अब स्क्रिप्ट इतनी सारी जगह जगह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर मिली तो हमें ये भी पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो थे वो लिटरेट थे, यानी कि शिक्षित थे. तो ये सारे हमने 7 सोर्सेज पढ़ लिए इन्फॉर्मेशन की. आपको ये सब अच्छे से याद होने चाहिए, सारे के सारे सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं. ठीक. अब आता है आपका न्यू टॉपिक, ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन. ये सिविलाइजेशन ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई. देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरी दी है. ठीक, जिन्हें हमने 2 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया. एक है फॉरेन ओरिजिन और एक है इंडिजिनस ओरिजिन. ठीक है, फॉरेन एंड इंडिजिनस. फॉरेन ओरिजिन में क्या बोल रहे हैं, फॉरेन ओरिजिन में बोल रहे हैं सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दिस सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन माइग्रेशन ऑफ पीपल विद एन अर्बन सिविलाइजेशन टू द इंडस बेसिन. कुछ स्कॉलर्स का, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये तब एग्जिस्टेंस में आया, कब, जब बहुत सारे लोग अर्बन सिविलाइजेशन से इंडस बेसिन की तरफ क्या हो गए, माइग्रेट करने लग गए अचानक से. ठीक है, शहरी सिविलाइजेशन से शहरी तौर तरीके की जगह वो इंडस बेसिन की तरफ चले गए. अकॉर्डिंग टू दीज स्कॉलर्स, इन विद्वानों के अकॉर्डिंग, हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज एन ऑफशूट ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ऑफशूट है, यानी कि मेसोपोटामियन के बाद तुरंत ही क्या आ गई, हरप्पन सिविलाइजेशन आ गई. हाउएवर एक्सकेवेशंस एट वेरियस हरप्पन साइट्स हैव इंडिकेटेड स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस बिटवीन द हरप्पन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. लेकिन अलग अलग हरप्पन साइट्स पर जो हमने एक्सकेवेशंस, हमने मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी एक्सकेवेशंस करी हैं, जो भी खुदाई वगैरह करी है, उससे ये पता चलता है कि हरप्पन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे. हरप्पन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस थे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे. सम स्कॉलर्स ऑल्सो हेल्ड द व्यू दैट ट्रेड विद मेसोपोटामिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द अर्ली स्टेज टू द मैच्योर फेज. कुछ स्कॉलर्स का ये भी नज़रिया है, ये भी उनका मानना है कि मेसोपोटामिया के साथ जो उन्होंने ट्रेड किया था, जो व्यापार किया था, उसने भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हरप्पन सिविलाइजेशन के ट्रांसफॉर्मेशन में. यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन का अर्ली स्टेज से मैच्योर फेज में पहुंचने में मेसोपोटामिया का जो ट्रेड था उनका बहुत बड़ा रोल है. बट दिस थ्योरी हैज़ बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट, ग्राउंड में किस बेसिस पर, इस एक बेसिस है जिसके बेसिस पर इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया. कौन सी थ्योरी को, कि मेसोपोटामिया के साथ जो हरप्पन्स ने ट्रेड किया उसका बहुत बड़ा रोल है. इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द बेसिस दैट नो एविडेंस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया ड्यूरिंग द अर्ली हरप्पन पीरियड हैज़ बीन फाउंड. क्योंकि जब अर्ली हरप्पन पीरियड था उस दौरान मेसोपोटामिया के साथ उन्होंने, हरप्पन्स ने ट्रेड किया, व्यापार किया, उसका कोई भी एविडेंस, एक भी सिंगल एविडेंस भी नहीं मिला है. इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया. तो देख रहे हैं ना, अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग थ्योरीज़ हैं. तो ये है आपका फॉरेन ओरिजिन. फिर आता है इंडिजिनस ओरिजिन में क्या है, भारतीय रूप में क्या हुआ था. रिसेंट रिसर्चेस शोज दैट
रिसेंट रिसर्चेज में हमें ये पता चलता है, ये देखा गया है, रूट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लाई डीप इन द इंडियन सॉइल। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो जड़ें हैं ना, वो भारतीय मिट्टी में ही हैं, यानी कि भारत से ही उनका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है, द अर्बन हड़प्पन कल्चर वॉज ओनली एन आउटग्रोथ ऑफ द एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर्स। क्या कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो शहरी हड़प्पन कल्चर था वो सिर्फ एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर्स जो थे ना, उनका एक्सटेंशन था, यानी कि जो लोकल गांव के जो भी कल्चर्स होते हैं ना, उनको बढ़ा दिया गया, कुछ चेंजेस ला दिए गए, तभी वो अर्बन हड़प्पन कल्चर बन गया, कोई फॉरेन ओरिजिन नहीं है। दीज कल्चर्स प्रोबेबली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन्हीं कल्चर की वजह से क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई है, टुगेदर विद एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद मेसोपोटामिया। और विलेज कल्चर की वजह से इसकी ग्रोथ हुई है, और साथ साथ एक्सटर्नल स्टिमुलस भी मिला इसे, यानी कि एक्सटर्नल सपोर्ट मिली। सपोर्ट कौन सी थी? ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद मेसोपोटामिया। These historians found some marked similarities between the pre-Harappan and proto-Harappan cultures at Kot Diji, Amri and Kalibangan in terms of granary, defensive walls and long distance trade in these settlements. अब कुछ historians ने क्या, उन्हें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली हैं बिटवीन प्री हरप्पन एंड प्रोटो हरप्पन कल्चर। प्री हरप्पन यानी कि अर्ली हरप्पन स्टेज जो थी, और प्रोटो हरप्पन यानी कि डेवलपमेंट होने के बाद जो स्टेज थी, उसमें इन हिस्टोरियंस को क्या क्या मिले हैं, सिमिलैरिटीज़ मिली हैं कोटदीजी, आमरी और कलीबंगन में। किस बेसिस पर सिमिलैरिटीज मिली हैं? ग्रेनरी यानी कि उनके जो अन्न घर थे उसके बेसिस पर। डिफेंसिव वॉल्स जो उन्होंने बना रखी थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एरिया के चारों तरफ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी वो लोग करते थे। फ्रॉम दिस हिस्टोरियंस कंक्लूडेड दैट, इन सब थ्योरीज को देखकर कंक्लूड क्या किया गया, दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व फ्रॉम दीज एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बनी है वो इन्हीं एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की वजह से बनी है। तो ये था ऑरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। अब आपकी ये टेबल है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन साइट्स। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा एरिया इतना बड़ा था, उसमें बहुत सारी साइट्स मिली हैं, ठीक है, जहाँ जिनकी खोज करी गई है और उनमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो साइट है हड़प्पा, यहाँ पर आपको ईयर ऑफ एक्सकेवेशन दिया हुआ है, कब इसकी ये साइट मिली और इसमें लीडर कौन था मेन इसके एक्सकेवेशन का। जैसे हड़प्पा साइट मिली थी 1921 में, इसकी खोज हुई, इसके लीडर थे दयाराम साहनी। मोहनजोदारो 1922 में RD बनर्जी इसके लीडर थे। चन्हुदारो 1931 में इसकी खोज हुई और इसके लीडर थे NG मजुमदार। कालीबंगन 1953 में इसकी खोज हुई और इसके लीडर्स थे BB लाल एंड AN घोष। फिर कोटदीजी की खोज हुई 1955 में और फजल अहमद खान इसके लीडर थे। लोथल की 1957 में, लीडर कौन थे? SR राव। सुरकोतड़ा 1972, JP जोशी इसके लीडर थे। धोलावीरा 1990-91 के बीच में हुई और इसके लीडर थे RS बिष्ट। ठीक, ये साइड्स के भी आपको याद होने चाहिए। यहाँ आपको एक्सटेंट दिखाया हुआ है हड़प्पन कल्चर का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ ये जितना भी ग्रे एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पूरा हड़प्पन कल्चर फैला हुआ था। ये इसकी साइड्स हैं, क्या क्या लिखी हुई, जैसे मंडा, रूपड़, आलमगीरपुर, दिल्ली, बनावली, हड़प्पा, कलीबंगन, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, कोटदीजी, सुतकागेंड और आमरी, चन्हुदाड़ो, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, देसलपुर, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, भागतरव, ये सब इसके एरियाज हैं जहाँ पर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था, और ये सब साइट्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसी एक्सटेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।